ओके तो जो दूसरा पार्ट है इसका, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी एस्टैब्लिशेस पावर, इसमें हमने जो स्टार्ट किया था लेसन में हमने पढ़ा कि जब तक बक्सर की लड़ाई नहीं हुई थी तब तक अंग्रेज़ नहीं चाहते थे, खासकर ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं चाहती थी कि वो यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन का दर्द-ए-सर अपने सिर पर ले लें। लेकिन अब उनको लगा कि बक्सर की लड़ाई के बाद अब उनको लगा कि नहीं, जो नवाब इंटरफियर उनके मामला में कर रहा है ये अब नहीं होना चाहिए, बल्कि उनको अब डायरेक्ट कंट्रोल जो है एडमिनिस्ट्रेशन का अपने हाथ में लेना है, कम अज़ कम कुछ एक इलाकों में जहां पर वो सेफ अपने आप को सीकर महसूस करे। तो इसी वजह से उन्होंने जब मीर जाफर जब 1756 में जब मर गया तो हम अब देखेंगे कि बंगाल की दीवानी जो उनको मिल गई वो किस तरह से उनको मिल गई। The then Mughal Emperor Shah Alam II granted the Diwani rights of the province of Bengal to the company. अब पहली दफा कि तस्लीम कर लिया गया इंडिया के अंदर किसी इलाके पर हुक्मरानी, डायरेक्ट हुक्मरानी अंग्रेजों की। किस तरह से? जब शाह आलम सेकंड ने अंग्रेजों को दीवानी के राइट्स दे दिए, यानी पूरे के पूरे इलाके में सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेशन, खासकर जो वहां पर जो टैक्स जमा करने का हक जो था पूरे के पूरे बंगाल पर कंपनी को दे दिया गया। दिस वाज ए मेजर ब्रेक थ्रू फॉर द कंपनी बिकॉज दीवानी अलाउड इट टू यूज द वास्ट रेवेन्यू रिसोर्सेज ऑफ बंगाल। ये सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू उनकी इस रूल में, यहां पर अंग्रेजों के रूल में यहां पर था। यानी इंतहा दर्जे की, जिसको हम कह सकते हैं कि कामयाबी उनको मिल गई, क्योंकि अब उनके पास पूरे के पूरे बंगाल से जितने भी रेवेन्यू रिसोर्सेज आते थे उस पर उनका डायरेक्ट हक था और वो अपने मकसद के लिए उनको इस्तेमाल कर सकते थे। फ्रॉम द अर्ली 18th century द कंपनी हैड बाय most of the goods in India by paying in gold and silver which were imported from Britain। हम जानते हैं कि 17th century में भी और जब तक यहां अंग्रेज रहे उनको सारे का सारा जो भी यहां ट्रेड चलाना पड़ता था उसके के लिए जो पैसा आता था वो ब्रिटेन से आता था। वो कहां से आता था? और वहां से उनको इंपोर्ट करना पड़ता था। दिस वाज पुटिंग ए ह्यूज ड्रेन ऑन द ट्रेजरी इन ब्रिटेन। और अंग्रेजों की अपने घर में ब्रिटेन में उनके खजाने पर इसका काफी बोझ बढ़ा हुआ था। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी द आउटफ्लो ऑफ गोल्ड फ्रॉम ब्रिटेन स्लोड डाउन। लेकिन जब प्लासी की लड़ाई का रिजल्ट आ गया तो उसके बाद ये कम हो गया, लेकिन अभी जारी था। दिस आउटफ्लो कंप्लीटली स्टॉप्ड आफ्टर द कंपनी गॉट द दीवानी ऑफ बंगाल। लेकिन अब जब बक्सर की लड़ाई के बाद कंपनी को शाह आलम सेकंड ने जब उनको दीवानी मिल गई बंगाल की, अब ये बिल्कुल ही खत्म हो गया। प्लासी की लड़ाई के बाद थोड़ा कम हो गया था ये गोल्ड वहां से लाना, लेकिन अब तो ये बिल्कुल ही खत्म ही हो गया कि अब उन्होंने यहां से ही लोकली अपने सारे अखराजात जो है वो उनको यहां पर ही अब उन्होंने उसका इंतजाम कर दिया। और अब यहां पर क्या रुके अंग्रेज? क्या रुके यहां पर? नहीं, दे एक्सपैंडेड द रूल। कंपनी रूल एक्सपैंड्स नाउ। अब वो पीछे नहीं देख रहे, उनको मजा आया इसमें। उन्होंने देखा कि बड़े रेवेन्यू रिसोर्सेज हमारे पास हैं, हम कुछ और भी कर सकते हैं, तो उनका एम्बिशन बढ़ गया। द कंपनी रियरली लॉन्च्ड ए डायरेक्ट मिलिट्री अटैक ऑन द अननोन टेरिटरी। लेकिन अंग्रेज हसास थे इस मामले में, वो जानते थे कि हम अपने मुल्क से काफ़ी दूर हैं और किसी भी इलाके पर अटैक वो आंखें बंद करके नहीं करते थे। विदाउट नोइंग द टेरिटरी वो ये नहीं करते थे। उन्होंने कोई, जिसको हम कहते हैं कोई भी गलत उस तरह से स्टेप नहीं लिया जो उनके गले पड़ जाता। इट प्रेफर्ड वेरियस पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक मेथड। उसके बरक्स उन्होंने एक नया हरबा इस्तेमाल किया। सियासी तौर पर उन्होंने तरीके इख्तियार किए, इक्तिसादी तौर पर कुछ ऐसे मामला तय किए जिससे उनका रूल जो है एक्सटेंड होता रहा, और डिप्लोमेटिक तरीका उन्होंने इख्तियार किया। और ये उन्होंने इन्फ्लुएंस अपना असर कायम के लिए भी किया और इलाके को हथियाने के लिए भी क्या कर दिया, एनेक्सेशन के लिए भी किया और इन्फ्लुएंस के लिए भी किया। और सबसे पहला काम जो उन्होंने किया, दैट वाज द कंपनी अपॉइंटेड रेजिडेंट्स। उन्होंने अपने ऑफिसरों को यहां के लोकल जो यहां पर जो रियासतें कायम थी उनमें अपने अफसरों को भेज दिया। उसको रेजिडेंट कहते थे। क्या कहते थे? रेजिडेंट। यहां कश्मीर में भी उनका रेजिडेंट हुआ करता था। आज थे वन रेजिडेंसी रोड, ये जहां वो रहता था, आज भी कश्मीर में
जो श्रीनगर में रेजिडेंसी रोड है, उसको रेजिडेंसी रोड इसीलिए कहा जाता था क्योंकि वहां अंग्रेजों का रेजिडेंट रहता था। समझ रहे हैं मेरी बात? Their job was to serve and further the interests of the company. उनका क्या मकसद था किसी इलाके में रेजिडेंट को भेजना? वो अंग्रेजों की मुरादें वहां उनके लिए मुरादें हासिल करते थे और उस हुकूमत पर नजर गुजर रखते थे कि कहीं वो हमारे खिलाफ कोई इकदाम ना करे। द रेजिडेंट्स इंटरफियर्ड इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ इंडियन स्टेट्स। और उन्होंने अब जो रेजिडेंट यहां हुआ करते थे वो चुप के नहीं बैठे, बल्कि वो डायरेक्ट जो था मामलात में दखल अंदाजी कर रहे थे। They influenced the decisions regarding successor to the throne and appointment at the key administrative posts. दखल अंदाजी किस तरह से करते थे? मिसाल के तौर पर बादशाह के 4 बेटे हैं, अब अंग्रेजों के साथ जिसका सबसे ज्यादा बनता था वो उसी को बाप मरने के बाद उसी को बिठाते थे ताकत पर। और इसी तरह अपने लॉयल लोगों को ही गवर्नमेंट में अच्छे अच्छे पोस्ट्स उसके लिए वो सिफारिशें करते थे, दबाव डालते थे इन बादशाहों पर कि हमारे लोगों को वहां पर जो है प्लांट करे। समझ रहे हैं? बड़ी मतलब जिसको हम कहते हैं बड़ा ही एक पॉलिटिकल तरीका, डिप्लोमेटिक तरीका उन्होंने इख्तियार कर दिया। उसके बाद ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या किया? इसको कहते थे सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी, ये अलायंस क्या होता था? अकॉर्डिंग टू दिस अलायंस इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्सेस। यहां के बादशाहों से कहा गया कि देखिए आप अपना फौज नहीं रखेंगे। सब्सिडरी अलायंस का मतलब था आप अपना फौज नहीं रखेंगे, कोई आर्मड फौज आपकी नहीं होगी। जबकि आप जानते हैं बादशाह का सारा कदर कीमत किस पर होता है? फौज पर। किसी मुल्क का फौज नहीं है तो समझ लीजिए उस मुल्क की हालत ही खत्म हो गई, वो मुल्क ही नहीं रहा। तो इन्होंने कहा कि आप अपना फौज नहीं रखेंगे। द कंपनी आर्मी वाज टू प्रोटेक्ट द इंडियन स्टेट्स। अब फौज के बगैर क्या करेगी? आर्मी के बगैर जो है मुल्क करेगा क्या? बादशाह करेगा क्या? तो उसको कहा गया कि हम आपको फौज देंगे। क्या करेंगे? फौज हमारी होगी। रूल बट द रूलर हैड टू पे फॉर द सब्सिडरी फोर्सेस। लेकिन इनका खर्चा आप देंगे, फौज हमारी होगी। कशीर पठ वन में मिसाल, यानी काठ बड़ी सोन, काठ बड़ी सोन मगर फल दिए रछेन काठ सोन, काठ सोन। गानस रोज चैनसी मज परवाह नहीं कह, बाश त्राह सही, हाँ अमिस रोस दिन सह दिया सही, लेकिन हमारा होगा, जब जरूरत पड़ेगी तो हम ले जाएंगे इसको। If an Indian ruler failed to make the payment, then part of his territory was taken away as penalty. अब अंग्रेजों का फौज और खर्चा किसको देना है? रूलर को देना है, यहां के लोकल रूलर को देना है। अब अगर कोई रूलर ऐसा पेमेंट नहीं करेगा, पेमेंट अंग्रेज करेंगे कोई बात नहीं, लेकिन उसके लिए आपको जमीन देनी पड़ेगी हमें हर जाने के तौर पर। तरीका है ना अच्छा, लड़ाई वरई अलाक जन, लड़ाई नहीं करनी है, इलाका अपने कब्जे में। और वो जानबूझकर इतना फौज वहां रखते थे जितनी वहां जरूरत नहीं होती थी, और वो फंस जाते थे, उनके अखराजात पूरे नहीं होते थे, उसके लिए परेशानी खड़ा करते थे। और इस तरह से बहुत सारे इलाके को आहिस्ता आहिस्ता एज पेनल्टी उन्होंने इस सब्सिडरी अलायंस के थ्रू उन्होंने हासिल कर लिया। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल अवध, हैदराबाद, ये इलाका अंग्रेजों ने सीड कर दिया अपने इसी पेनल्टी के तहत, क्योंकि वहां के हुक्मरान जो थे, इन जिनके तसल्लुत में इलाके थे, उन्होंने उनका रेजिडेंट फोर्सेस थे, उनका तनख्वाह वागुजार नहीं किया, तो ये इलाके उनको देने पड़े। तो ये इसी ग्राउंड पर उनसे लिए गए। और अब यहां पर हम अपना शिफ्ट करेंगे, बंगाल से हम साउथ की तरफ जाएंगे, मैसूर की तरफ जाएंगे, जो पेनिनसुलर एरिया है साउथ का। वहां पर एक जबरदस्त शख्स जिन्होंने काफी टफ टाइम दिया अंग्रेजों को, दैट वाज टीपू सुल्तान एंड हिज फादर हैदर अली। द टाइगर ऑफ मैसूर इसको कहते हैं, शेर मैसूर इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? मैसूर हैड बिकम पावरफुल अंडर द लीडरशिप ऑफ पावरफुल रूलर्स लाइक हैदर अली 1761 1782। मैसूर जो है ये काफी ताकतवर बन गया था 1761 से लेकर 1782 तक। यहां पर हैदर अली ने हुकूमत संभाली। ये छोटा सा एक सिपाही था, फिर जनरल बना, और उसके बाद उस जो वहां पर वाडियर हुकूमत करते थे,
फिर उनको ओस्ट किया और अपनी हुकूमत कायम कर दी। और उसका बेटा था टीपू सुल्तान, जिसने 1782 में बाप के मरने के बाद हुकूमत संभाली और उसके बाद 1799 तक उसने हुकूमत की। मैसूर कंट्रोलर द प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ द मालाबार कोस्ट, और जो मालाबार का पूरा कोस्ट है, वहां पर जो भी तिजारत बैरूनी ममालिक से होती थी उस पर कंट्रोल था इन्हीं बाप बेटे का, यानी टीपू सुल्तान का और हैदर अली का। टीपू सुल्तान स्टॉप्ड द एक्सपोर्ट ऑफ सैंडलवुड, पेपर एंड कार्डमम, और टीपू सुल्तान ने रोक दिया यहां से तिजारत। बाहर वो चंदन नहीं जाने देता था, सैंडलवुड या थे सांदन वानन कजिर पर चंदन की लकड़ी यहां से जाती थी, पेपर यहां से जाता था, जो काली मिर्च होती है, कार्डमम यहां से जाते थे, उस पर उन्होंने पाबंदी लगाई थ्रू द पोर्ट्स ऑफ हिज किंगडम इन 1785 में। लेकिन आप जानते हैं अंग्रेज यहां क्या करने आए थे? पैसा कमाने। अब पाबंदी लगा दी किसने? टीपू सुल्तान ने। सो बड़ा खतरा उनको कौन था? टीपू सुल्तान। लिहाजा ये शिफ्ट हो गया, यहां से बंगाल से यहां शिफ्ट हो गया 1785 में। मोर ओवर ही डिसअलाउड द मर्चेंट्स फ्रॉम ट्रेडिंग विद कंपनी, और तमाम जितने भी अपने उसके सौदागर वहां थे उनको कहा कि आप कंपनी के साथ कोई तिजारत नहीं करेंगे। वो भाप गया था कि ये क्या कर रहे हैं इंडिया में। टीपू सुल्तान मेंटेनेड अ क्लोज रिलेशन विद द फ्रेंच इन इंडिया। उल्टा उसने क्या किया? उसने फ्रांसीसियों के साथ ताल्लुकात रखे, उसने अंग्रेजों के साथ ताल्लुकात खत्म कर दिए और फ्रांसीसियों के साथ बहुत ज्यादा जबरदस्त ताल्लुकात कायम कर दिए। ही मॉडर्नाइज्ड हिज आर्मी विद द हेल्प फ्रॉम द फ्रेंच, और फ्रांसीसियों से उसने मदद ली और अपनी आर्मी जो उसको भी मॉडर्नाइज किया, उसकी तरबियत की, उसके बहुत सारे नए तरीके उसको वारफेयर के सिखाए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? अंग्रेज कितनी देर चुप करते? हाँ, तो वार स्टार्ट हो गया, जिनको हम एंग्लो मैसूर वार कहते हैं। क्या कहते हैं? और ये 4 जंगें हो गई। कितनी जंगें? 4 जंगें, और आखिरी जंग में शिकस्त हो गई फिर टीपू सुल्तान की। 3 जंगों में चने चबवाए उसने उनको। द कंपनी वांटेड टू क्रश द रूलर ऑफ मैसूर। अंग्रेज चाहते थे, यहां उन्होंने डायरेक्ट किया, जहां लगा उनको कि हमें जंग करनी है, नागुज़ीर है, वहां उन्होंने कर दी। 4 wars were fought with Mysore, 1767, 69, 1780, 84, 1790, 92 and 1799 लास्ट वाला। ये 4 जंगें लड़ी गई मैसूर के साथ। द कंपनी कुड फाइनली गेट विक्ट्री इन द 4th एंग्लो मैसूर वार, और चौथे जंग में, जिसको हम चौथा अंग्रेज मैसूर वार कहते हैं, ये उन्होंने जीत लिया। आल्सो नोन एज बैटल ऑफ श्रंगापट्टनम। ये आप याद रखेंगे, इस जंग को जंगे श्रंगापट्टनम भी कहते हैं, और ये चौथी जंग थी एंग्लो मैसूर वार की। टीपू सुल्तान was killed and the former ruling dynasty of warriors were given the charge of Mysore, और टीपू सुल्तान के बाबा ने, हैदर अली ने, जिन लोगों को वहां से बेदखल किया था, उनसे हुकूमत छीन ली थी वाडियर से, उनको वापस बुलाया अंग्रेजों ने, उनको मैसूर का राजा बना दिया। इट वॉज केप्ट अंडर सब्सिडरी अलायंस। इसके साथ भी वही सब्सिडरी अलायंस किया गया। बादशाह को कहा गया, आप फौज नहीं रखेंगे, फौज हमारी होगी। हाँ, काठा सोन लेकिन रशियन। ओके, वॉर विद द मराठास। अब यहां पर जब हम वेस्ट में जाते हैं तो यहां पर मराठा थे। कौन थे? अब मराठा बहुत बड़ी पावर थी यहां पर, जो बहुत जबरदस्त, जो जिसको लड़ाका फोर्स जो समझा जाता था, जिन्होंने नाक में दम कर रखा था मुगलों को, वो मराठा थे। खासकर शिवाजी जो उनका, वो बहुत जबरदस्त। लेकिन मराठा भी अब तितर बितर होने लगे थे। ड्यूरिंग द लेट 18th century द मराठास वर डिवाइडेड इनटू मेनी स्टेट्स अंडर डिफरेंट चीफ सरदार्स, और 18वीं सदी में मराठा की भी वो शान रफ्ता खत्म हो गई थी। वो छोटे छोटे ग्रुहों में बट गए थे, बहुत सारे ग्रुहें उनको हो गई थी, और ये उनके चीफ्स जो थे सरदार कहलाते थे। दीज चीफ्स बिलोंग टू डिफरेंट डायनास्टीज सच एज सिंधिया, होलकार, गायकवाड़, बोंसल। ये अलग अलग फिरकों में बट गए थे। कौन? मराठा। कुछ सिंधिया थे, कुछ होलकार थे, कुछ गायकवाड़ थे, कुछ बोंसल थे। दीज चीफ्स वर हेल्ड टुगेदर इन ए कॉन्फेडरेसी अंडर ए पेशवा। लेकिन सब एक झंडे के नीचे अभी भी थे, और उसका एक सरपरस्त होता था, बादशाह की तरह होता था, उसको पेशवा कहते थे। क्या कहते थे? पेशवा। द पेशवा वाज द इफेक्टिव मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। पेशवा के पास दोनों पावर थे, एडमिनिस्ट्रेशन भी उसी के अंडर होती थी और मिलिट्री भी, फौज भी उसी के अंडर होती थी। ये दोनों का हेड होता था ऑफ द कॉन्फेडरेसी एंड वाज बेस एंड हिज बेस वाज एट पुणे।
और पूना में वो बैठा करता था, उसकी बेस जो थी, उसका तख्त जो था पूना में था। ए सीरीज ऑफ वार्स वाज फॉट विद द मराठास, और अंग्रेजों ने लंबी जंग छेड़ दी इनके साथ, क्योंकि मराठा सरेंडर करने वाले नहीं थे, वो जानते थे। और मराठा जो थे ये बिल्कुल गुरेला वारफेयर करते थे, ये बिल्कुल डिफरेंट इनकी स्ट्रैटेजी थी। उन्होंने बहुत यथेस्मानन से सब सारे के सारे जितने भी रूलर्स इंडिया में थे वो काफी डरते थे, खौफजदा थे इनके, क्योंकि ये इनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल डिफरेंट थी लड़ने की। देयर वर नो क्लियर विक्ट्री इन द फर्स्ट वार, पहले जंग में तो कुछ नहीं हुआ, विच एंडेड इन 1782 विद द ट्रीटी ऑफ सलाबाई। और सलबाई जो है इलाका, वहां पर ट्रीटी हो गई 1782 में, और नतीजा कुछ नहीं हुआ। द सेकेंड एंग्लो मराठा वार 1803 to 5, 2 साल लड़ा गया, वॉज फॉट ऑन सेवरल फ्रंट्स। इसमें काफी ज्यादा जो है अलग अलग जगहों पर, ये मुख्तलिफ महाजों पर इसको लड़ा गया। द ब्रिटिश गेन्ड उड़ीसा एंड द टेरिटरीज नॉर्थ ऑफ द यमुना रिवर इन दिस वार। अंग्रेजों ने उड़ीसा के बहुत सारे इलाके पर कब्जा किया और यमुना के पार जितना इलाका था वो अपने कब्जे में ले लिया, नॉर्थ का जो इलाका था यमुना का। द थर्ड एंग्लो मराठा वार, फिर तीसरी जंग हो गई। ये 1817 में शुरू हो गई, 2 साल चली, 1819 तक रही। क्रश्ड द मराठा पावर, अब मराठा जो है उनको खत्म कर दिया गया। द पेशवा वाज रिमूव्ड, पेशवा को निकाल दिया गया, एंड सेंट अवे टू बिटूर नियर कानपुर विथ ए पेंशन। उसको कहा गया चलिए जाइए आप पेंशन ले लीजिए। समझ आए मन? नाना साहब को ये करते आ गए बेचारे को। द क्लेम टू पैरामाउंटेसी, अब एक और तरीका, पहले हमने 2 तरीके, रेजिडेंट पढ़ा और सब्सिडियरी अलायंस पढ़ा, अब तीसरा तरीका, और डायरेक्ट वार भी पढ़ा टीपू सुल्तान के साथ, मराठा के साथ डायरेक्ट वार हो गया। समझ रहे हैं कितने तरीके आ गए? 3। चौथा तरीका हथियाने का, इलाका हथियाने का, डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कायम करने का, द क्लेम टू पैरामाउंटेसी, इसको कहते हैं पैरामाउंटेसी, यानी मेरी चलेगी। पैरामाउंटेसी का मतलब क्या है? मेरी चलेगी, ये इलाका मेरे जेर तसल्लुत होगा, सब लोग मेरी मानेंगे, सब लोग, लड़ाई हम किसी से नहीं करेंगे, डायरेक्टली जहां करनी है वहां करेंगे, लेकिन कोई भी हमारे खिलाफ बात नहीं करेगा, जो हम फैसला करेंगे वही फाइनल। दैट इज कॉल्ड पैरामाउंटेसी। ये एक और तरीका। गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स इसको कहते हैं, 1813 में आया, 1823 तक रहा, 10 साल यहां रहा। इनिशिएटेड ए न्यू पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी, उसने नया ये पैरामाउंटेसी का ये तरीका इख्तियार कर दिया। अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी द कंपनी क्लेम्ड दैट इट्स अथॉरिटी वाज पैरामाउंट और सुप्रीम। और अब कंपनी ने ऐलान कर दिया हमारी अथॉरिटी सबसे आला, जिले आला हम, कोई हमारे खिलाफ बात नहीं करेगा। It could annex or threaten to annex any Indian kingdom to protect its interest. अंग्रेजों को जहां कहीं भी लगेगा कोई इलाका हमारे लिए गड़बड़ कर रहा है, किसी भी इलाके को हम अपने कब्जे में किसी भी वजह से चाहेंगे तो वो देना पड़ेगा। समझ आ रही है? देखिए कहां से कहां हुआ, ट्रेड टू टेरिटरी, ये चैप्टर का नाम है। पहले तिजारत, हमें टैक्स फ्री करने दे दीजिए, इलाका दे दीजिए, वो कर दीजिए, ये कर दीजिए, फिर शुरू हो गई आहिस्ता आहिस्ता, और अब यहां हालत पहुंची कि अब जो हम कहेंगे वो तुम सुनेंगे, जो इलाका हम चाहेंगे वो हमारा रहेगा, जो इलाका हम आपको कहेंगे आपका रहेगा, जो हम कहेंगे। दैट इज कॉल्ड पैरामाउंटेसी। द लेटर ब्रिटिश पॉलिसीज वर गाइडेड बाय दिस पॉलिसी। अब जो आने वाली जितनी भी पॉलिसियां थी वो इसी पॉलिसी के अंडर आप रही। अब इसमें रानी चन्नम्मा जो थी, शी वॉज द रूलर ऑफ स्मॉल सिटी ऑफ किटूर इन मॉडर्न कर्नाटका। कर्नाटका का एक इलाका है, साउथ में है, तो वो वहां की रूलर थी। शी टुक टू आर्म्स एंड लेड इन एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस। उसको लगा कि ये क्या मामला है, ये अंग्रेजों ने हमें इतना हल्कान कर दिया है, तो उसने इनके खिलाफ जो है जंग शुरू कर दी। शी वॉज अरेस्टेड इन 1824 एंड डाइड इन प्रिजन इन 1829। उसको जो है अरेस्ट किया गया 1826 में, और 1829 में वो जेल में ही मर गई। बट ए पुअर चौकीदार ऑफ संगोली इन किटूर नेम्ड रायन्ना कैरिड ऑन द रेजिस्टेंस। लेकिन वहां पर एक छोटा सा चौकीदार था संगोली का, रायन्ना उसका नाम था, उसने यह आर्म्ड रेजिस्टेंस जारी रखी। ही वॉज कॉट एंड हैंग्ड बाय द ब्रिटिश इन 1830। उसको जब पकड़ा गया तो उसको फांसी दे दी गई 1830 में।
अब यानी इसका यहां पर छोटा सा क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि जिसने भी थोड़ी बहुत भी सर ऊंचा करने की कोशिश की उसको काट दिया गया। अंग्रेजों ने अब मामला बिल्कुल गोल कर दिया है इंडिया का। ये आप समझ लीजिए कि अब कहीं पर भी कोई भी हुक्मरान इनके खिलाफ बात नहीं कर पा रहा था, क्योंकि टीपू को उन्होंने मारा, उसके बाद ये जो रानी चन्ना जो थी, चन्नम्मा, ये भी इसको भी खत्म किया, और कोई भी शख्स उनके खिलाफ अब हिम्मत नहीं करता था। क्योंकि जब मराठा को शिकस्त हुई तो उसके बाद आप देखते हैं कि रानी झांसी वगैरह ये सारे के सारे इलाके जो है उनके साथ क्या हुआ, एनेक्सेशन के तहत उनको क्या किया गया। और अब पंजाब में जो बहुत ज़बरदस्त फोर्स थी, जो यहाँ पर जो रंजीत सिंह का जो ज़माना रहा था, शेर पंजाब जिसको कहते हैं, अब उसके बाद दिलीप सिंह वगैरह वो कमज़ोर हो गए थे, तो वो पंजाब का इलाका भी उनके कंट्रोल में आ गया। सो नाउ वी कम टू द एनेक्शन ऑफ पंजाब। अब एनेक्सेशन जो है, डायरेक्ट एनेक्सेशन पंजाब की हो गई। इन द लेट 1830s द कंपनी फियर्ड ए थ्रेट फ्रॉम रशिया। 1830 में लगा कि अंग्रेजों को यहां पर कि रशिया जो है हमला कर देगा इंडिया पर। In order to prevent Russia from entering India, the company wanted to get control over the northwest. और अब इनको इसके लिए जो रास्ता था वो नॉर्थ वेस्ट का रास्ता था, जो शुमाल मगरिबी इलाका है, यहां से जो है रशिया, रूस अंदर दाखिल हो सकता था, इसलिए इनको कंट्रोल चाहिए था। अंग्रेजों को इस इलाके का कंट्रोल चाहिए। द कंपनी एस्टैब्लिश्ड इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर अफगानिस्तान आफ्टर ए प्रोलॉन्ग्ड वार बिटवीन 1838 एंड 1842। हालांकि अंग्रेजों ने कभी भी वो कब्जा नहीं कर सके इसका अफगानिस्तान का, लेकिन एक इनडायरेक्ट कंट्रोल वहां का पपेट गवर्नमेंट चला रहे थे। वो 1838 से 1842 तक एक लंबी जंग उन्होंने वहां छेड़ी, लेकिन इसके तहत उन्होंने वहां थोड़ा बहुत इनडायरेक्ट रूल जो है अपना कायम कर दिया। इट टुक ओवर सिंध इन 1843, और सिंध का इलाका जो आज के पाकिस्तान के इलाके के अंदर पाया जाता है, 1843 में इस पर कब्जा किया अंग्रेजों ने। आफ्टर द डेथ ऑफ महाराजा रंजीत सिंह इन 1839, 1839 में जब महाराजा रंजीत सिंह जो शेर पंजाब हुआ करते थे वो मर गए, द कंपनी फॉट 2 प्रोलॉन्ग्ड वार्स विद द सिख किंगडम। फिर सिख एंग्लो वार जिसको हम कहते हैं, 2 जंगें उनके साथ हो गई। फाइनली पंजाब वाज एनेक्टेड इन 1849। अब अंग्रेजों ने पंजाब का इलाका भी, ये जो इलाका था रूस का इलाका, इसको कंट्रोल करने के लिए रूस को इस इलाके से दूर रखने के लिए पंजाब के इलाके को 1849 में कंट्रोल किया गया। उसके बाद एक और पॉलिसी आ गई, ये हो गया डायरेक्ट एनेक्सेशन। अब एक और पॉलिसी आ गई, कौन सी पॉलिसी? डॉक्ट्रिन ऑफ लेपस की पॉलिसी। इसको कहते थे डॉक्ट्रिन ऑफ लेपस। होता है पोडेस, सब्सिडरी अलायंस पोडेस, एसपोर्ट रेजिडेंट पोडेस कॉन्सेप्ट, डायरेक्ट एनेक्सेशन पोडेस कॉन्सेप्ट है, पैरामाउंटेसी, समझ रहे हैं? अब क्या आया? डॉक्ट्रिन ऑफ लेपस। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी 1848, अब डलहौजी आ गया, वो नया कुछ करेगा। 1848 से 1856 तक वो यहां रहा, ये 1857 से 1 साल पहले तक डलहौजी यहां रहा। 1857 की जो पहली जंग आजादी इंडिया में स्टार्ट हो गई, यहां उस वक्त तक यहां डलहौजी रहा, और उसने डॉक्ट्रिन ऑफ लेपस जो है मुतारिफ कराया, डिवाइस द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लेपस। अब ये क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी, इफ एन इंडियन रूलर डाइड, इस पॉलिसी के तहत अगर कोई हिंदुस्तानी हुक्मरान मरेगा, हिंदुस्तान की किसी भी स्टेट का हुक्मरान मरेगा विदाउट ए मेल हेयर, और उसका कोई वारिस नहीं है, मर्द वारिस, बेटी होगी तो वो वारिस नहीं है, बेटा होना चाहिए, हिज किंगडम वुड लैप्स, उसका किंगडम लैप्स हो जाएगा, एंड वुड बिकम ए पार्ट ऑफ कंपनी टेरिटरी वो हमारा हो जाएगा, क्योंकि कुदरती तौर पर एयर हम हैं, इसके हुक्मरान हम हैं। अगर किसी का बच्चा नहीं है तो अंग्रेज उसके बच्चे हैं। अजीब तरह से यहां पर, मतलब, लेकिन यहां पर यह बात भी सोचनी बड़ी अहम है कि अंग्रेज किस तरह के शातिर लोग हैं, किस मतलब कितने तरीकों से उन्होंने इंडिया को हथिया लिया, और डायरेक्ट जहां जंग करनी चाहिए वहां की, जहां नहीं चाहते थे, अपनी ज्यादा फौज को इन्वॉल्व नहीं रखना चाहते थे, तो इस तरह के हरबे इस्तेमाल किए। मेनी किंगडम्स वेर एनेक्टेड बाय यूजिंग दिस डॉक्ट्रिन। इस डॉक्ट्रिन के तहत आप देखेंगे सतारा को 1848 में कंट्रोल किया गया, संबलपुर को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, नागपुर को 1853 में, झांसी, जहां की रानी अब झांसी बहुत जबरदस्त थी, 1854 में इसको कंट्रोल किया गया।
इसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैपिस के तहत। कोई छोटी मोटी मतलब कितने कितने इलाके, 1 2 3 4 5 इलाके इसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैपिस के जरिए से अपने कंट्रोल में कर दिए। अब उसके बाद अवध नजदीक में पड़ता था, इसकी एनेक्सेशन किस तरह हुई? द ब्रिटिश आर्ग्यूड दैट पीपल ऑफ अवध वेयर सफरिंग फ्रॉम मिसरूल ऑफ नवाब। अब नवाब खटक रहा था उनका अवध का, और उन्हें कहा, इल्जाम क्या लगाया कि वहां के लोग खुश नहीं है नवाब से, अंग्रेज उनको खुश करेंगे। क्या करेंगे? अंग्रेज उनको खुश करेंगे, इल्जाम लगाया उस पर। इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द कंपनी टू रिलीव पीपल फ्रॉम द मिसरूल। ये अंग्रेजों की जिम्मेदारी है कि ये जो मिस रूल कर रहा है, ये गलत गवर्नेंस है, इसको खत्म किया जाए। अवध वाज एनेक्टेड इन 1856। 1856 में अवध को कंट्रोल कर दिया गया। सेटिंग अप ए न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, अब एडमिनिस्ट्रेशन को तब्दील कर दिया गया। अब आ गया गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स। डलहौजी का जमाना क्लोज, 1856 लास्ट। अब आ गया गवर्नर वारन हेस्टिंग्स। ये 1773 से 1785 तक जो है, 1773 में शायद आ गया यहाँ 1773 में, और 1785 तक ये गवर्नर जनरल बना। इंट्रोड्यूस्ड सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म नोटेबली इन द स्फीयर ऑफ जस्टिस। उसने बहुत जबरदस्त रिफॉर्म्स किए। फिर ये आ गया यहाँ, उसने नया सिस्टम जस्टिस का यहाँ मुतारिफ कराया, और 1772 में उसने जस्टिस सिस्टम जो है उसको बहाल किया। ईच डिस्ट्रिक्ट वाज टू हैव 2 कोर्ट्स, 2 कोर्ट्स। आप जानते हैं आज भी ये हमारे पास है, क्रिमिनल और सिविल। हम आज भी ये जानते हैं, क्रिमिनल कोर्ट और सिविल कोर्ट। आपने इसमें सिविक्स में पढ़ा, और इसका मतलब भी आपको पता है कि क्रिमिनल और सिविल कोर्ट का क्या मतलब है, वो आपको बिल्कुल क्लियरली पता है। द क्रिमिनल कोर्ट वाज कॉल्ड फौजदारी अदालत। क्रिमिनल कोर्ट को फौजदारी अदालत कहा जाता था, और सिविल कोर्ट को कहा जाता था दीवानी अदालत। क्या कहा जाता था? दीवानी अदालत। यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स प्रिजाइडेड ओवर सिविल कोर्ट्स, और जो उनके डीसी हुआ करते थे उस वक्त कलेक्टर उसको कहा जाता था। अब हम डेवलपमेंट कमिश्नर कहते हैं, लेकिन उस जमाने में कलेक्टर कहा जाता था, क्योंकि वो रेवेन्यू के साथ ज़्यादा उसका लगाव रहता था, तो इस वजह से उसको कलेक्टर कहते थे, जो रेवेन्यू को कलेक्ट करे। तो ये कोर्ट्स के ऊपर उसको कंट्रोल करता था, प्रिजाइड ओवर करता था। क्रिमिनल कोर्ट्स वेर सिटल अंडर ए काजी एंड ए मुफ्ती, और सिविल कोर्ट के ऊपर एक मुसलमानों का काजी और मुफ्ती हुआ करता था। बट दे वर आल्सो सुपरवाइज्ड बाय द कलेक्टर, लेकिन वो भी कलेक्टर के अंडर जेर असर वो आते थे। मौलवीज एंड हिंदू पंडित्स इंटरप्टेड द इंडियन लॉ फॉर द कलेक्टर, और कलेक्टर चूंकि अंग्रेज हुआ करता था, उसको पता नहीं था कि इनका मजहब क्या कहता है किसी भी मामले में, तो वो कलेक्टर के लिए अपने मजहब की इंटरप्रिटेशन करते थे। किसी भी कानून को लागू करने के लिए उसको बताते थे कि क्या करना है, किस तरह से करना है। डिफरेंट इंटरप्रिटेशन बाय डिफरेंट ब्राह्मण पंडित्स क्रिएटेड लॉट ऑफ कंफ्यूजन। लेकिन अब चूंकि जितने मुंह उतनी बातें, ये मजहब में अक्सर बेशतर होता है। एक मौलवी एक बात कहता है तो दूसरा मौलवी दूसरा, एक पंडित एक बात कहता है तो दूसरा पंडित दूसरी बात कहता है। इस तरह के झगड़े आजकल भी हम सोशल मीडिया पर बहुत देखते हैं। एक ही बात होती है और पता नहीं कितने लोग किस तरह की इंटरप्रिटेशन करते थे। तो कंफ्यूजन होता था अक्सर बेशतर इसको लॉ को इंटरप्रेट करने में। टू ब्रिंग ए यूनिफॉर्मिटी 11 पंडित्स वर आस्क्ड टू कंपाइल ए डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉज इन 1775। 1775 में वारन हेस्टिंग्स ने उनसे कहा कि देखिए आप कंफ्यूजन कर रहे हैं, आप पंडित जो है 11 पंडित जमा कर दिए। उसने कहा कि एक मुझे बना के दे दो कि आपको कानून किस तरह का चाहिए, वो मुझे एक मर्तबा ही बना के दे दीजिए। तो उन्होंने हिंदू लॉ का एक डाइजेस्ट बनाया 1775 में, और एनबी हॉल ने उसको ट्रांसलेट कर दिया, क्योंकि वो संस्कृत में लिखते थे, हिंदी में, या उस जमाने की ज़बानें जो थी उनमें उन्होंने लिखा, लेकिन उसका जो अंग्रेजी तर्जमा कर दिया गया। मुस्लिम लॉ वाज आल्सो कंपाइल्ड इन सिमिलर वे इन 1778, और मुसलमानों का कानून भी इसी तरह, जो शरीयत जिसको हम कहते हैं, वो भी कंपाइल किया गया 1778 में। कब? 1778 में पहली मर्तबा शरीयत को असल में इंडिया में अंग्रेजों ने कलमबंद करवाया। ये भी समझने वाली बात है। A new Supreme Court was established under the Regulating Act of 1773। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया और उसके तहत सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। ए कोर्ट ऑफ अपील द सदर निजामत अदालत वाज आल्सो सेटअप एट कलकत्ता, और इसके अलावा जो जहां पर अपील की जा सके, अगर किसी को लगा कि उसको किसी कोर्ट में, जिस तरह आज भी हमारा होता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट,
और लोकल कोर्ट जो होते हैं, इसी तरह की एक सिस्टम डेवलप किया गया। तो उसको सदर निजामत अदालत कहा जाता था, जहां पर आप किसी भी फैसले को चैलेंज कर सकते थे। ये कलकत्ता में इसको सेटअप किया गया। द कलेक्टर वाज द प्रिंसिपल फिगर इन द इंडियन डिस्ट्रिक्ट। और लेकिन हर डिस्ट्रिक्ट में जहां कहीं भी अंग्रेजों की हुकूमत थी, वहां पर प्रिंसिपल फिगर, मेन फिगर होता था कलेक्टर, मेन फिगर डीसी होता था वहां का। हिज मेन जॉब वाज टू कलेक्ट रेवेन्यू। मैंने पहले भी कहा उसका असल काम था रेवेन्यू कलेक्ट करना और टैक्सेस कलेक्ट करना, लेकिन उसकी एक और बड़ी जिम्मेदारी यह भी थी कि उस इलाके का लॉ एंड ऑर्डर, अमन आमा भी कायम करे। यह कलेक्टर की जिम्मेदारी थी। हिज ऑफिस वाज कॉल्ड द कलेक्टोरेट। और जिस तरह आज हम डीसी ऑफिस कहते हैं, तो उसके दफ्तर को कलेक्टोरेट कहते थे। जिस तरह हम सेक्रेटरीट आज कहते हैं, तो ये कलेक्टोरेट कहलाता था। द कलेक्टोरेट बिकेम द न्यू सेंटर ऑफ द पावर एंड पैट्रोनेज। और यहां पर ये ताकत का एक गहवारा होता था कलेक्टोरेट। ग्रेजुअली इट रिप्लेसेड द प्रीवियस होल्डर्स ऑफ अथॉरिटी। और पुराने जहां पर जो भी कचहरियां हुआ करती थी बादशाहों की, उनको इसने रिप्लेस किया और अब उसकी जगह यहां पर लोग आते थे अपने मामला लेके। और अब अगर हम देखेंगे कि जो कंपनी की आर्मी जो थी वो किस तरह की थी, as warfare technology changed from 1820s, the company army had to keep pace with changing military requirements। और अंग्रेजों ने देखा कि 1820 के बाद जो है तब्दीलियां आ गई हैं, उन्होंने भी अपनी तब्दीलियों के साथ आगे बढ़ना था और उन्होंने भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन्होंने भी अपनी मिलिट्री जो है उसको रिफॉर्म कर दिया। नाउ द इन्फेंट्री रेजिमेंट बिकेम मोर इम्पॉर्टेंट। और इन्फेंट्री जो थी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई, जिसको हम कहते हैं कि जिसमें मंजीकें हुआ करती थी, तोहफें अब इम्पॉर्टेंट बन गई थी। इस इन्फेंट्री डिवीज़न पर काफ़ी ज़्यादा तवज्जो किया गया, क्योंकि यहाँ के हुक्मरान अक्सर बेशतर फोर्टिफाइड दीवारों के अंदर बैठते थे। तो उन इलाकों को अगर कब्जे में करना है तो इन्फेंट्री आपके पास होनी चाहिए। इन द अर्ली 19th सेंचुरी द ब्रिटिश बिगैन टू डेवलप ए यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर। उसके बाद उन्होंने एक मिलिट्री का एक अलग से एक मिलिट्री सर्विस यहाँ शुरू की, एक कल्चर यहाँ मुतारफ़ करवाया। सोल्जर्स वायर इंक्रीजिंगली सब्जेक्टेड टू यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग। और यहाँ के जो लोकल यहाँ के फौजी हुआ करते थे, जिनको सिपाही कहते थे, तो उनको अंग्रेज़ों के तर्ज की जो है ट्रेनिंग दे दी गई। ड्रिल्स, न्यू ड्रिल्स, डिसिप्लिन रेगुलेटेड देयर लाइफ फॉर मोर दैन बिफोर। और उनको नई ट्रेनिंग से आरास्ता किया गया, ड्रिलिंग करवाई गई, नया डिसिप्लिन सिखाया गया। तो उनकी ज़िंदगी ही मान लीजिए तब्दील कर दी गई। बाई 1857, जो मैं 1857 की बात बार बार कर रहा हूँ, द कंपनी केम टू एक्सरसाइज डायरेक्ट रूल ओवर अबाउट 63% ऑफ द टेरिटरी। और तकरीबन 63% इलाका अब 1857 तक अंग्रेजों ने अपना कंट्रोल कर दिया था इंडिया का। 63% इलाका, बाकी में प्रिंसली स्टेट्स में भी उन्हीं का असल में वो था। अबाउट 78% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाज अंडर कंपनी रूल। यहां यह देखना बहुत जरूरी है, 63% इलाका था, लेकिन 78% लोग उनके जेर तसव्वुर थे। यहां के हर 100 में से 80 के करीब लोग उनके कंट्रोल में थे। किनके कंट्रोल में? अंग्रेजों के कंट्रोल में। तो ये इस तरह से हमने देखा कि तिजारत से लेके पूरा इलाका जो है किनके कब्जे में आ गया? अंग्रेजों के कब्जे में। और इसके साथ ये इख्तिताम को पहुंची। थैंक्स अ लॉट। मैं समझता हूं कि आपको थोड़ी सी इसको पढ़ते हुए जो है या तो थकावट थी गई, कोई बात नहीं, लेकिन हो गया। थैंक्स।